तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस जगह तक कवर कर लिया था, जिसमें कि किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ, है ना। और इसमें इस डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलेंगे, और ये जो पिच होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और उसके लिए फिर हम लोगों ने फॉर्मूलेज लगाए थे, वैल्यूज़ निकाले थे कि एक टाइम पीरियड के बाद वो कितना डिस्टेंस मूव कर लेगा, और वो हम लोगों ने पिच निकाला था। उसके बाद फिर हम लोगों ने वेलोसिटी वेक्टर निकाला था किसी भी टाइम टी पे, कि किसी भी टाइम टी पे उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। और फिर हम लोगों ने किसी भी टाइम टी पे उसका पोजीशन वेक्टर भी निकाला था, ये आर वेक्टर, है ना। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस तुम्हें दिए जा सकते हैं जिसमें तुम्हें ये पोजीशन वेक्टर सारी चीज़ निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो कुछ नहीं करना है, बस कंपोनेंट्स लेने हैं, इससे ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है क्या। हाँ सर। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हें और अच्छे तरीके से क्लियरिटी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टिकल था कि सर्कुलर मोशन कर रहा था। कैसे कर रहा था मैं स्टार्टिंग से देता हूँ। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो कि बी नॉट आई कैप था, वेर बी नॉट इज द मैग्नीट्यूड एंड आई कैप इज द डायरेक्शन, ओके। और इस जगह से एक इलेक्ट्रॉन इंटर किया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन इंटर किया उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो था इस डायरेक्शन में u था एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो पूछा गया फाइंड फर्स्ट फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर वेक्टर एट t is equals to t/2। एंड सेकेंड पूछा गया फाइंड इट्स velocity vector at t is equals to t/2, where capital T is the time period, also find pitch, सॉल्व करो इसको। इस क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज दिया गया है। नेगेटिव चार्ज दिया, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और फोर्स हम लोग निकालते कैसे हैं, फोर्स को हम लोग जनरली Q इंटू वी क्रॉस बी करके निकालते हैं, ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट देखो इधर कितना आएगा, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा डेट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करूँ तो प्रीवियस केस के जैसा, है ना। वी क्रॉस बी करेंगे तो माइनस जेड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो प्लस जेड के डायरेक्शन में इसका फोर्स का डायरेक्शन आएगा। और फोर्स का डायरेक्शन अगर प्लस जेड में आया डेट मीन्स ये जो सर्कुलर मोशन करेगा वो वाई जेड प्लेन में तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये इस बार लेफ्ट साइड में सर्कुलर मोशन करेगा, नॉट इन द राइट साइड। ओके, फिर से इशू आ रहा है। देखो, कम से कम 15 सेकेंड वेट करना पड़ता है ताकि वापस से वो उस जगह पे
इसको सेलेक्ट कर ले, या लोडिंग टाइम होगा, कुछ तो इशू है इसमें। चलो ठीक है, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे इस जगह पे इलेक्ट्रॉन है और इसको फेंका गया। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको थोड़ा मैं 3D में ड्रॉ करता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। दिस इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड डायरेक्शन, और इस इलेक्ट्रॉन को एक्स वाई प्लेन में इधर फेंका गया। वी वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 37। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में विच इज़ वी कॉस 37 और इस डायरेक्शन में वी साइन 37। और इस पे फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है बराबर, बी नॉट है। तो ये है वेलोसिटी वेक्टर वी परपेंडिकुलर, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वी क्रॉस बी करो तो डायरेक्शन किधर आएगा फोर्स का, परपेंडिकुलर में। समझ में आया क्या सबको? तो फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा। हाँ सर। वी है ना, वी क्रॉस बी करेंगे तो आएगा डायरेक्शन उधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा बराबर क्या, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। हाँ, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। और अब ये जो सर्कुलर मोशन करेगा, फोर्स इधर लग रहा है तो सेंटर भी इसी तरफ होगा ना, तो सर्कुलर मोशन ऐसा करेगा ये इस प्लेन में, और इस प्लेन में सर्कुलर मोशन करते हुए वो आगे भी मूव करेगा। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा इधर ड्रॉ करता हूँ, या फिर इस एक्सिस को ही इस तरफ रोटेट कर लेता हूँ बराबर। तो ये हो जाएगा जेड एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और जो सर्कुलर मोशन होगा वो ऐसा होगा। इस तरीके से इधर है जेड एक्सिस। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने में टाइम कितना लगता है, टी। लेकिन उसने t/2 पे पूछा है, दैट मीन्स वो पार्टिकल इस जगह पे होगा t/2 पे, और t/2 पे वन पिच कंप्लीट करता है पूरा एक्स, लेकिन आधे टाइम में आधे लोकेशन पे होगा, तो ये पिच का आधे पे होगा। लेट्स से पिच इज x, तो x/2 पे होगा क्योंकि टाइम कैपिटल T/2 बोला है। और ये लोकेशन क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ z कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0, और x कंपोनेंट हो जाएगा पिच डिवाइडेड बाय 2। सो r वेक्टर विल बी इक्वल्स टू x डायरेक्शन में पिच बाय 2 आई कैप, y डायरेक्शन में 0, और z डायरेक्शन में रेडियस जितना भी r है उसका डबल, तो ये हो जाएगा 2r k कैप। पॉजिटिव में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, और उसके लिए रेडियस का वैल्यू लिख लेता हूँ। r इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv/qb। नीचे करते हैं, रेडियस इज इक्वल्स टू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v परपेंडिकुलर होता है तो v साइन 37 लेना पड़ेगा, mv/q इंटू b। वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, साइन 37 इज 3/5, 5 EB ऐसा। तो ये हमारा रेडियस आ गया। अब मुझे टाइम निकालना है, कैपिटल टी। कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm/qb। तो ये आ जाएगा 2π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज इंटू बी। ये टाइम आ गया। सो पिच कितना आ जाएगा, पिच विल बी इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू कैपिटल टाइम पीरियड। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी v cos 37 इंटू टाइम पीरियड। पुट कर लेता हूँ इसको मैं, cos 37 इज 4/5, 4/5 v इंटू 2πme/EB। समझ में आया क्या? अब रेडियस वेक्टर को मैं इधर लिख लेता हूँ।
तो रेडियस वेक्टर विल बी हाँ सर। पोजीशन वेक्टर, सॉरी रेडियस वेक्टर बोल रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाय 2। तो ये पिच है, डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, तो ये होगा 4 पाई एम वी डिवाइडेड बाय ई बी 5। सही है ना? देख लो बस कुछ मिस्टेक ना करो। आई कैप हो गया, जे कैप रहने दो, के कैप का देखो, के कैप का ये वाला होगा 2 टाइम्स 6 एम ए वी डिवाइडेड बाय 5 ए बी के कैप, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर निकल गया। और क्या निकालने के लिए बोला गया था? वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए बोला गया था इस टाइम पे। तो इस टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो 3 डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। सबसे पहले वी एक्स की बात करते हैं हम लोग। वी एक्स तो हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है, ऑलवेज वी कॉस 37 होगा, विच इज़ इक्वल्स टू 4v/5। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग y डायरेक्शन के वेलोसिटी की। तो y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है, यहाँ पे देखो पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो y डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी से ऊपर गया, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी? दिस मच, v साइन 37। तो ये भी कितना होगा? v साइन 37। और z डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, तो v साइन 37 होगा y में, विच इज़ इक्वल्स टू 3v/5 एंड z डायरेक्शन का वेलोसिटी 0। आ गया आंसर। समझ में आया क्या सबको? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। हाँ सर समझा। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया, जिसमें कि अभी तक जो चार्ज था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन अगर हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा हो एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में रखा जाए, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा डेट विल बी ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि चार्ज इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितने फोर्सेस लगेंगे वो हमें देखना है। तो हमें दो चीज़ पता है, अगर कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स जो होगा वो किस तरीके से दिया जाता है? Q इंटू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस डायरेक्शन में होगा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, और अगर चार्ज तुम्हारा नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। तो सिंपल सा इस जगह पे Q को साइन के साथ पुट करेंगे, पुट विथ साइन। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, डेट इज़ अगर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो क्या होगा। लेट से कोई चार्ज जो है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो हमें पता है कि अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तब तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, लेकिन अगर उसके पास वेलोसिटी होगी तो फोर्स लग सकता है, और उसमें भी थीटा 0 या 180 नहीं होना चाहिए। तो मान लो कि इस डायरेक्शन में चार्ज के पास वेलोसिटी दिया गया एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इस पे जो फोर्स लगता है वो किस तरीके से हम लोग देते हैं? Q इंटू वी क्रॉस बी से लिखते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर किसी भी स्पेस में ये दोनों चीज़ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग दोनों के कारण से जो फोर्स लगेगा वो इस तरीके से हाँ सर लिखेंगे। थोड़ा सा ऊपर की जाना, थोड़ा सा। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड
field is F vector is equals to QE plus Q into V क्रॉस B। और ये जो वेक्टर फॉर्म में मैंने फोर्स लिखा है इसे बोलते हैं हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स। इसे हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, लॉरेंट्ज एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में रखा और रखने के बाद फिर उसके फोर्सेस के ऊपर एनालिसिस करा कि ये किस तरीके से एक्ट करता है। तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रखा, फिर उसने वेलोसिटी दिया, किसी दूसरे एंगल पे भी वेलोसिटी दिया और हर एक तरीके से उसने फिर फोर्सेस निकाला। और फोर्सेस हमारा बताया गया कि ये एक अनयूजुअल टाइप का नहीं होता है, सिंपल ही दोनों के वेक्टर एडिशन से होते हैं। तो यहाँ पे दोनों के कारण से फोर्स निकाल के हम लोग वेक्टरली ऐड कर लेंगे। एससीबी में तुमने एक फेमस क्वेश्चन देखा ही होगा, ये स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स में ही करवा देते हैं। एचसी वर्मा का अगर तुम रेक्टिलिनियर मोशन देखोगे उसमें तो तीनों चीज़ बेसिकली साथ में दे दिया है। तो उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स दिया गया है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से ऐसा, और उन दोनों के कारण से ऐसा फोर्स रिप्रेजेंट किया गया। तो बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में है। क्या दे दिया गया, एग्जांपल मैं करा रहा हूँ इस जगह पे कि इफ़ इट इज़ गिवन that the magnetic field is in y direction and electric field is in x direction, then find the direction of velocity of charge particle q such that it moves in a straight line। ठीक है, also find v, स्पीड निकालना है कि कितने स्पीड से चलना चाहिए। तो काफ़ी लॉजिकल और बेसिक क्वेश्चन है जिसमें कि तुम्हें ये निकालना था कि किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए उस चार्ज पार्टिकल की। पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है ताकि इस पर कोई भी फोर्स ना लगे। अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगा तभी तो मैं बोलूँगा चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। ग्रेविटी नहीं है, ऐसा ज्यूम करके चलना है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। है ना? तो मैं चार्ज पार्टिकल सेंटर पे रख देता हूँ। ये सेंटर पे रख दिया चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स डिफाइंड है, वो तो इधर ही लगेगा, वो चेंज हमारा नहीं होने वाला है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है उस पर डिपेंड करेगा फोर्स का डायरेक्शन। लेकिन किधर भी हो तो मुझे एक सिंपल सा बात बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तुमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स डिफाइन कर दिया है कि नहीं? हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से तुमने फोर्स डिफाइन कर दिया है और डायरेक्शन भी दिखा दिया कि इधर ही होगा। तो नेट फोर्स ज़ीरो करने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स इधर हो, हाँ या ना? तभी तो नेट फोर्स ज़ीरो होगा। और नेट हाँ फोर्स सर। ज़ीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो फोर्स है वो दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, क्यू बी
इंटू बी। तो इधर से आ जाएगा क्यू बी बी शुड बी इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, और क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, सो v विल बी इक्वल्स टू ई बाय बी। तो स्पीड जो है इतना होना चाहिए, तभी जा कर के ये अच्छे तरीके से स्ट्रेट लाइन मोशन कर पाएगा, हाँ या ना। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन किधर होना चाहिए, सोचो किधर होना चाहिए। प्लस जेड होना चाहिए, माइनस जेड होना चाहिए, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई। माइनस जेड सर। माइनस जेड। v क्रॉस भी करना है मुझे। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो v क्रॉस भी करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन तो इधर आएगा, आया ना। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन हाँ में सर, होना हाँ। चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, तभी फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा, v क्रॉस t। क्लियर है क्या? तो डेट मीन्स वेलोसिटी मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है जो कि HCV में नहीं बताया गया था, वो मैं बताता हूँ। चार्ज पार्टिकल इस जगह पे है और इसको इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तो V से मूव करना चाहिए, तो इतना हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्लस जेड डायरेक्शन में जाने से ही नहीं होगा। इनफैक्ट ये y एक्सिस इधर है और z एक्सिस इधर है, इन सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है वो, इन सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और इन सभी के लिए नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। 0। हाँ, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, आंसर सिर्फ और सिर्फ जेड के लिए दिया गया है। और अगर मैं इस डायरेक्शन में बोलूँगा कि वेलोसिटी इस प्लेन में होना चाहिए, वाईजेड प्लेन में एट एन एंगल ऑफ थीटा पे होना चाहिए, तो फिर मुझे वेलोसिटी जो है यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इधर आ जाएगा v साइन थीटा और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स लिखाएगा v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, और v परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा? v साइन थीटा इंटू बी इज इक्वल्स टू क्यू ई, और q से q कैंसिल आउट होगा, तो मैं इधर से v भी निकाल सकता हूँ। क्लियर है क्या? तो ये भी एक हाँ सर। पॉसिबिलिटी है कि तुम इस एंगल पे भी दे सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही होना चाहिए। वही है कि इसे एंगल पे देने पे हमें थोड़ा सा अलग कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चंस देता हूँ मैं तुम लोग को, तुम हर एक पे फोर्स निकाल के बताओ कितना होगा। सो दिस इज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में गिवन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में गिवन है, और जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी दे दी गई है। मान लो कि इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है v से, तो इस पे नेट फोर्स निकालना है, कितना होगा? फाइंड नेट फोर्स। ठीक है, सॉल्व करो। दूसरा क्वेश्चन भी दे देता हूँ मैं। बस यही करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें दोनों के कारण से मुझे फोर्स निकालना है। तो पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण से फोर्स किधर होगा? एक्स डायरेक्शन में ही होगा, तो ये फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, डेट विल बी क्यू ई। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण से देखते हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, तो वी क्रॉस भी करो। वी क्रॉस भी करने पे जो फोर्स का डायरेक्शन आता है वो इधर आता है। तो दो फोर्सेस का डायरेक्शन हुआ, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर
एंड फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इधर और 90 डिग्री। तो नेट फोर्स दिया गया है, तो पहले मैं वेक्टर फॉर्म ले लेता हूँ, फिर मैग्नीट्यूड निकालूंगा। सो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे फोर्स, दैट विल बी Q इंटू ई, और ये होगा आई कैप, और क्यू वी बी, और ये होगा के कैप। और नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू वी बी का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। और रिजल्टेंट कितने एंगल पे आएगा वो भी हम लोग ले सकते हैं। सो एंगल थीटा विल बी इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अपॉन फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरीके से हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये एक स्पेशल केस है, तो सबसे पहले मैं एक्सिस बना लेता हूँ। लेट्स से कि So moving charge in मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ऑफ कोर्स ये एक होगा जेड डायरेक्शन, ये एक जेड डायरेक्शन। और मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और इसके पास वेलोसिटी दिया गया v एट एन एंगल ऑफ थीटा, और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में, दोनों को अभी सेम डायरेक्शन में रखा गया है। अपोजिट डायरेक्शन में भी रखा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कैसा, मैं एक ही कराऊंगा। अब इस जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में v sin थीटा, है ना। अब थोड़ा सा सिचुएशन को इमेजिन करो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता, तो इसके लिए हम लोगों ने अच्छे तरीके से बनाया ही था, ऐसा करके बना था, याद है क्या, ये आया था ग्राफ। और हम लोगों ने बोला था कि v sin थीटा, और इस डायरेक्शन में v cos थीटा। v cos थीटा हमारा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा मैग्नीट्यूड में, और यहाँ पे स्पीड भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तुम मुझे बताओ, अगर ये यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो v sin थीटा का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या नहीं होगा, और v cos थीटा का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या नहीं होगा। सबसे पहले कमेंट करो v sin थीटा पे, क्या v sin थीटा का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि उस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करेगा वो। नो सर। नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड क्यों चेंज होगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये अभी भी सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसा इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन ये सर्कुलर मोशन तो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि स्प्रिंग को इसने खींच दिया है, पूरा स्ट्रेच कर दिया है। क्योंकि पहले क्या होता था, v cos थीटा कांस्टेंट होता था, लेकिन अब जो है वो v cos थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आगे की डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे लगाएगा फोर्स, और फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई, बराबर है क्या। तो इस जगह पे जो पिच होगा, इसे मैं बोलूँगा x1, इसे मैं बोलूँगा x2,
और इसे बोलूँगा x3 और इसे बोलूँगा x4। तो ये जो पिच होगा वो कंटिन्यूसली क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? दिस पिच विल नॉट बी कांस्टेंट एंड दिस विल हाँ सर। इंक्रीज कंटिन्यूसली। तो ये होगा हमारा इंक्रीजिंग पिच, इंक्रीजिंग पिच। x4 इज ग्रेटर देन, इसको ऐसे लिखता हूँ, x1 इज लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 अप टू सो ऑन, जितने टाइम के लिए आगे की डायरेक्शन में चलता जाएगा। तो मैं भी इसमें फिर से वापस से सारा काम कर लेता हूँ। ये ऐसा है, x y एंड z, ये x y और z है। तो ये इस प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा ऐसा करके, है ना। और मैं इस तरफ से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये माइनस जेड जो है उसको मैं फिर से फ्रंट पे लेकर के आ जाता हूँ, टॉप व्यू। तो ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है। और इस टाइप के सर्कुलर मोशन में इस डायरेक्शन का स्पीड कांस्टेंट रहेगा, मतलब सर्कुलर मोशन का, विच इज़ v sin थीटा, जो कि हमारा चेंज नहीं होने वाला है। तो रेडियस भी चेंज नहीं होगा और टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा, वो सब भी कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। तो रेडियस का वैल्यू क्या होता था पहले, mv अपॉन क्यू बी। तो एम वी कितना, v sin थीटा अपॉन क्यू इंटू बी। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2πm अपॉन क्यू बी। ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड नहीं चेंज हुआ, रेडियस चेंज नहीं हुआ सर्कल का, लेकिन ये आगे बढ़ते जाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन था, माइनस जेड, और ये कौन सा डायरेक्शन था, ये वाई। और इसी को मैं थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाऊं 3D में, तो ऐसा मोशन करेगा ये है x, ऐसा मोशन करेगा ये। तो इस जगह से जो पिच होगा x1 और ये जो होगा x2 और ये जो होगा x3, ये इंक्रीज करते जाएगा। तो x1 कितना हो जाएगा, पहला टाइम पीरियड के लिए जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, v cos थीटा, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो फोर्स अपॉन मास, q e डिवाइडेड बाय m। तो फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहला जो टाइम में पिच आएगा डेट विल बी दिस मच, हाफ ऑफ ए कैपिटल टी स्क्वायर। इन सभी के वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं, समझ में आया या नहीं, यस। समझ में आ गया सबको? चलो तो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग डायरेक्टली। बोला गया कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और इस जगह से एक पॉजिटिव चार्ज को v वेलोसिटी दे दिया सिर्फ y डायरेक्शन में, प्लस q चार्ज को, ठीक है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया है। और बोला गया मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड पहला पोजीशन वेक्टर
एट t इज इक्वल्स टू कैपिटल T। दूसरा, फाइंड x1 is to x2 is to x3, where x1 is first pitch, x2 is second pitch and x3 is third pitch। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करोगे आराम से हो जाएगा। सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में तुम्हें बोल रखा है t टाइम पे पोजीशन वेक्टर निकालना। तो t टाइम जब होगा तो एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, और एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो वो x में आगे आ चुका होगा यहाँ पे। वापस से तो वो x पे ही मीट करेगा, क्योंकि x से स्टार्ट किया था तो x पे ही मीट करना है। तो मुझे सिर्फ x1 निकालना है, और x1 निकालूंगा मेरा काम हो जाएगा। तो x1 कैसे निकलेगा? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाऊंगा, और दिस इज x1 इज इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी डेट इज v इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना था? 2 पाई m अपॉन क्यूबी प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना? क्यू ई डिवाइडेड बाय m इंटू टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर x डायरेक्शन में देखे तो वो कितना दिया हुआ है? 0 आया ना? Yes, sir. क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में है, तो ये टर्म तो पूरा का पूरा हो जाएगा 0, और इधर कैपिटल T होगा, सॉरी। तो अब मेरा आंसर कितना आ जाएगा? x1 विल बी इक्वल्स टू हाफ क्यू ई डिवाइडेड बाय m इंटू कैपिटल T का स्क्वायर, विच इज़ 2 पाई m अपॉन क्यू बी का होल स्क्वायर। ये हमारा होगा x1। अब तीन चीज़ निकालना है, x1, x2, x3, इन तीनों का रेशियो भी लेना है मुझे। तो इसको करने का क्या तरीका है, समझना अच्छे तरीके से। ये पहला हुआ, ये होगा दूसरा, और ये होगा तीसरा। ठीक है, तो मैं इस जगह से ये डिस्टेंस निकाल देता हूँ और उसमें x1 को माइनस कर लेता हूँ, तो क्या मुझे x2 मिल जाएगा। और फिर इस डिस्टेंस में से मैं s2 को माइनस कर लूँगा तो मुझे x3 मिल जाएगा। बराबर है क्या? समझना अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, x1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a कैपिटल T स्क्वायर, बस इतना ही लिखूंगा मैं। अब मैं s2 निकाल देता हूँ, s2 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है ना, इसीलिए मैं इसी जगह से निकाल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ ऑफ a, टाइम कितना लगा? 2t टाइम लगा, 2t का स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 2at स्क्वायर। अब मुझे निकालना है x2, सो x2 विल बी इक्वल्स टू s2 माइनस ऑफ x1। आया ना? समझ में आया सबको? हाँ तो सर। माइनस कर लो, 2 माइनस 1/2 कितना होता है? 3/2, 3/2 at स्क्वायर। अब निकालेंगे हम लोग s3, s3 कितना होगा? ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, और यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लगा? 3t, तो आ जाएगा हाफ ऑफ a 3t का होल स्क्वायर, विच इज 9 at स्क्वायर बाई 2। तो x3 कितना हो जाएगा? x3 विल बी इक्वल्स टू s3 माइनस ऑफ s2। s3 कितना है? 9 at स्क्वायर बाई 2, और ये 3/2 है। कितना, सॉरी, कितना, कौन सा था? s2 था ना, s2 कितना है? 2 है, 2 at स्क्वायर
माइनस करो कितना आ रहा है, 580² बाई 2। सही है क्या? हाँ सर। तो x3 निकल गया, हाँ सर। x2 निकल गया, x1 निकल गया। अब रेशियो ले लो, x1:x2:x3। ये रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन बन गया है, इसमें कुछ तो है ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा? 1:3:5। 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। आया था किसी का? हाँ सर सर। 1:2:5 आया था। अच्छा, 1:2:5। तुमने S2 को ही ले लिया क्या? चलो कोई नहीं, तो इस पे और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं देता हूँ, कर क्या ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सर ये है। होमवर्क है क्या? हाँ, ये होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन is projected towards an infinitely long infinitely long current carrying wire infinitely long current carrying wire with a speed v from a distance of x naught, from a distance of कुछ ले लेते हैं, d ले लेते हैं, d डिस्टेंस से फेंका गया स्पीड v, d from the wire, from the wire. Then find the minimum separation, then find the minimum separation between the electron and wire। ठीक है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ये तुम्हें निकालना है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। एक करंट कैरिंग वायर है इन्फाइनेटली लॉन्ग, और करंट आई फ्लो कर रहा था, इस जगह पे एक चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन है, इसे v वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा वो हमें निकालना है। तो ये करके आना। चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अभी तक फोर्स किस पे था हमारा? चार्ज पार्टिकल पे था। अब हम किस पे निकालेंगे फोर्स? करंट कैरिंग वायर पे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट्स से कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है इस स्पेस में, और उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, तो उस पर मुझे फोर्स निकालना है कि कितना लगेगा। इससे पहले जो हम लोग काम कर रहे थे वो किस में कर रहे थे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना होगा। अब मुझे निकालना है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना होगा। करंट कैरिंग वायर पे फोर्स क्यों लगेगा, रीज़न क्या है, कोई बता सकता है? इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स क्यों लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में
अंदर की डायरेक्शन में, लेट से। बोलो क्यों लगेगा, कोई बता सकता है रीज़न? कितना होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन क्या होगा, ये सब तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले लगेगा क्यों, रीज़न क्या है? चलो बताता हूँ। ये जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर को मैं और डिटेल्स में अंदर जा कर के देखता हूँ। तो ये होता है बेसिकली सॉलिड, और इसके अंदर ढेर सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो डेट मीन्स जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, वो सभी के सभी नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है? बिल्कुल चार्ज पार्टिकल है। और क्या ये चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मूव कर रहे हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अब किस डायरेक्शन में लगेगा? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण से। ये बता सकते हैं क्या हम लोग? बोलो किधर लगेगा? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ऊपर, नीचे। अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी करो। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो v क्रॉस b करेंगे तो हमारा राइट डायरेक्शन आएगा। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमें लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज द फोर्स ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर? उस करंट कैरिंग वायर के अंदर। तो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स जो लग रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। दिस इज फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और फार्मूला चाहे तो फार्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो फार्मूला दिया जाता है वो होता है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी, म्यूट कर लो सभी कोई। F is equals to IL cross B, where I is the current in the wire and L is the length of the wire। और मैंने लेंथ पे वेक्टर साइन लगाया, मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किधर देंगे? डायरेक्शन जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग एल वेक्टर एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट इज बी। बी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड। तो डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वायर ले लेते हैं और वायर के इनसाइड चार्ज पार्टिकल्स को मूव करते हुए देखते हैं और उस पर फोर्सेस वगैरह लग रहे होंगे। तो किसी भी वायर पे फोर्स निकालना है तो किसी भी पहले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। इट इज, आप कुछ लिख रहे क्या? नहीं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ। F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये होता है फोर्स किसी भी करंट कैरिंग वायर पे, नहीं किसी भी चार्ज पे। तो इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मूव कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं? वी से मूव कर रहे हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और चार्ज कितना है? ई है। लेकिन सिंगल चार्ज की मैं बात नहीं करूँगा, एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लेता हूँ क्योंकि मुझे लेंथ यहाँ पे लेना पड़ेगा ना। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ले लेता हूँ। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डीएल एलिमेंट। तो इस डीएल एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा, छोटा सा फोर्स लगेगा, और इस डीएल एलिमेंट में जो चार्ज आएंगे वो कितने आएंगे?
छोटा सा चार्ज डी क्यू, डेट विल बी इक्वल्स टू एन। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डीएल, ये होगा इसका चार्ज। अब वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, क्यू की जगह पे, अच्छा इसमें ई से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो चार्ज आ गया। तो क्यू क्योंकि हमारा नेगेटिव है तो माइनस ले लेता हूँ, माइनस साइन बस डायरेक्शन को डिनोट करता है और कोई बात नहीं है। तो हो जाएगा एन ई ए डी एल, इसी चीज़ को लिखा है मैंने, एन ई ए डी एल इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा। अब आगे क्या करेंगे, इसको एंगल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, माइनस ऑफ एन ई ए डी एल वी डी इंटू बी साइन थीटा, और इस जगह पे आएगा डायरेक्शन एन कैप, ठीक है। तो माइनस ऑफ एन कैप को मैं एक साथ ले लेता हूँ क्योंकि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको साइड कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में निकाला था, वो क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, याद है ना। तो यहाँ पे देखो एन ई ए वी डी बनता हुआ दिख रहा है, तो इस माइनस साइन को मैं इस जगह से हटा लेता हूँ, बेसिकली हो जाएगा प्लस, और फिर मैं एन ई ए वी डी को करंट लिख लूँगा, जो करंट इज इक्वल्स टू क्या था, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एन ई ए वी डी मतलब मिल रहा है मुझे एन ई ए और वी डी, इसके जगह पे मैंने लिख दिया करंट आई, और ये बन गया डी एल। तो ये फोर्स हमारा छोटा सा फोर्स है डी एफ, क्योंकि हमने एलिमेंट भी छोटा सा लिया। सो दिस इज डी एफ आई और डी एल को इस तरफ कर लेता हूँ मैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो डी एल इंटू बी साइन थीटा और एन कैप, और आई को आई में ही रहने दो, और मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूँगा तो सिर्फ डी एल का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारी चीज़ तो कांस्टेंट है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा और माइनस ऑफ एन कैप, और मैं इसको वापस से इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एल क्रॉस बी फोर्स। तो इस तरीके से हमारा फोर्स आया। चाहो तो तुम साइन थीटा को मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में, मैं यहाँ पे ब्रेक करके साइन थीटा में लिखा, ना भी लिखूँ तो भी चलेगा, इस वाले टर्म को अंदर लेकर के चले जाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये खुद ही खुद क्या बन जाएगा, हमारा करंट बन जाएगा। लेकिन मुझे वेक्टर करंट पे नहीं चाहिए, हमारे वेक्टर किस पे चाहिए, डी एल पे चाहिए। करंट हमारा कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, इसीलिए करंट को हम लोग वेक्टर नहीं बनाना चाहते हैं, हम लोग लेंथ को वेक्टर बनाना चाहते हैं, इसीलिए इसको साइन थीटा को लाया गया ताकि मैं अपने हिसाब से वेक्टर को चूज़ कर पाऊँ किसको वेक्टर बनाना है। तो यहाँ पे करंट को वेक्टर नहीं बनाना है, लेंथ को वेक्टर बनाना है, और मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है ही। तो फोर्स इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, ये फार्मूला होता है, और इसे हम लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसमें फिर हम लोग लास्ट में जाकर के शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि इस एल को हम लोग क्या लिखते हैं, करंट को क्या लिखते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक करंट कैरिंग वायर है इस तरीके से, जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इस वायर का लेंथ दे दिया गया है एल,
और ये जो है एक्स एक्सिस से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड था वो अंदर की डायरेक्शन में। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा इस करंट कैरिंग वायर पे और किस डायरेक्शन में लगेगा ये भी निकालना है। फाइंड एफ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में निकालना है फोर्स। और दूसरा पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पे फोर्स कैसे निकलेगा, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, F इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी करो। तो जो मेरा लेंथ है, इस लेंथ वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ दूंगा। ये 37 डिग्री पे है, तो इधर आएगा L cos 37 और इधर आएगा L sin 37। दो तरीका मैं बताऊंगा करने का। लेंथ को तोड़ दिया, और I क्रॉस B अगर मुझे करना है तो ये I कैप, J कैप, K कैप, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट। I यहाँ पे रहने दें करंट, और लेंथ वेक्टर किधर हो जाएगा, L cos 37 विच इज़ 4L/5, और J में कितना है 3L/5 एंड 0, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 0, और लेट से वो माइनस डायरेक्शन है तो माइनस ऑफ B। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग फिर निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है करने का, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला निकल चुका है, तो इस फार्मूले में हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऊपर करता हूँ मैं, इस जगह पे लिखता हूँ। इस फार्मूले में हम लोग F को इस तरीके से लिख सकते हैं, आई एल बी साइन थीटा, और लेंथ का जो कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में हो सकता है। तो L साइन थीटा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट, आई एल परपेंडिकुलर इंटू बी। सो दिस इज फोर्स आई एल बी, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, जिसमें कि लेंथ होगा हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो तुम इस तरीके से इसको करके निकाल सकते हो। तो ये कंपोनेंट हमने निकाला फर्स्ट मेथड को अप्लाई करने के लिए। अब सेकंड मेथड के लिए अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो काफ़ी आसान है। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, लेंदी मेथड है। सेकंड मेथड इजी है। सेकंड मेथड में क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आई एल बी, लेकिन लेंथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का। तो बताओ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ कितना लेंगे हम लोग, बोलो। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का लेंथ कितना लेंगे, किसी का कुछ आंसर नहीं आ रहा, बता ही नहीं पा रहे हो तुम लोग। एल ना तो L cos 37 लेंगे, ना ही L sin 37 लेंगे, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। लेंथ इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो तुम, सर राइट हैंड थंब रूल से ही करते हैं ना। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड दिस इज z एक्सिस। नेगेटिव z में मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या ये जो xy प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, हाँ है ना। और xy प्लेन में ही तो एक लेंथ वेक्टर है, तो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा आई हाँ एल बी, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन हमारा निकालना होगा इससे। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, आई एल क्रॉस बी करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा फोर्स। और कितने एंगल पे होगा ये हम लोग इस जगह से देख सकते हैं। दिस ये एंगल है 37, ये 90 माइनस 37, ये 37 और ये 90 माइनस 37। सो दिस एंगल इज 37। और एफ का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस 37 एंड एफ साइन 37। तो यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में निकलेगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कंपोनेंट में निकालना होगा। तो सेकंड मेथड ही तुम्हें हमेशा याद रखना है
क्योंकि यही काम आने वाला है। आई एल बी कॉस, पहले साइन ले लेता हूँ, साइन 37 माइनस ऑफ आई कैप एंड प्लस कॉस 37 जे कैप। ये आ गया आंसर। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से करंट कैरिंग वायर है ऐसा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से, करंट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और ये एंगल है 37 डिग्री। करंट है I और लेंथ है L। मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट कैरिंग वायर है दोनों सेम प्लेन में है, बोथ आर इन सेम प्लेन। both are in same plane, then find the force on it। force on it कैसे निकलेगा? चलो सॉल्व करें। तो देखो लेंथ वेक्टर जो है हमारा इधर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल मिल रहा है मुझे वो कितना मिल रहा है? 180 डिग्री माइनस ऑफ 37 डिग्री, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आई, लेंथ को एल ले लो, मैग्नेटिक फील्ड वी, और साइन थीटा कितना होगा? साइन 180 माइनस ऑफ 37 विच विल बी साइन 37, और साइन 37 का वैल्यू हमें पता है विच इज़ 3/5। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकला है। डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का? बताओ जल्दी से। इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? एल क्रॉस भी करो। इस पे जो फोर्स होगा बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। कैसे करके मैं दिखाऊं? बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। बात समझ में आया क्या? दिस इज एक्स, दिस इज वाई। मान लो ये इस डायरेक्शन में है, तो इस हाँ सर। वायर पे फोर्स इधर लग रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की डायरेक्शन में है पूरे रीजन में, और एक करंट कैरिंग वायर है जिसको बेंड कर दिया गया, परपेंडिकुलरली बेंड कर दिया गया, और इससे करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसका जो लेंथ दिया गया है डेट इज़ ए, और इधर का भी जो लेंथ है डेट इज़ ए। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन इट। वायर पे नेट फोर्स कितना लगेगा ये निकालना है। सॉल्व करो। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एक तो पहला वाला वायर जो नीचे वाला है उस पे, और दूसरा जो परपेंडिकुलर वाला है उस पे। तो एक वायर बना लेता हूँ मैं, ये वाला, जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? आई एल भी लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे के डायरेक्शन में। तो इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, और फोर्स का वैल्यू कितना होगा? F इज इक्वल्स टू आई एल इंटू बी। तो ए हो जाएगा। दूसरा वायर बना लेता हूँ मैं, दूसरा वायर ये, और करंट इस पे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में। तो आई एल बी करेंगे तो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा। ये अगर फोर्स मैं F1 बोलूँ और ये फोर्स F2 बोलूँ तो
दोनों F1 और F2 होने वाला है इक्वल मैग्नीट्यूड में, है ना। F1 इज इक्वल्स टू F2 इज मैग्नीट्यूड। तो अगर ऐसा कभी होगा तो हम लोग डायरेक्टली F बोल लेंगे। तो इस वायर पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, और इन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा, और ये जो F नेट होगा दैट विल बी √2 टाइम्स ऑफ F। तो F कितना है हमारा, IAB, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया गया ऐसा। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से कि इस बार करंट कैरिंग वायर जो है उसको बेंड किया गया 60 डिग्री के एंगल पे। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, और करंट इस तरीके से फ्लो करके निकल जा रहा है, और दोनों का लेंथ A है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की डायरेक्शन में है। अब बताना है नेट फोर्स कितना होगा। फाइंड F नेट, नेट फोर्स। इसको निकाल सकते हैं हम लोग। जैसा ऊपर वाले पार्ट में किया गया है एग्जैक्टली हम लोग नीचे वाले पार्ट में करेंगे। फोर्स का डायरेक्शन बस और सिर्फ चेंज होगा सेकेंड पार्ट के करंट कैरिंग वायर में। पहला वाला पार्ट में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। चलो इसको देखो सॉल्व करते हैं। नीचे जो वाला पार्ट जो है इस पे करंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ILB। और दूसरा जो करंट कैरिंग वायर है उस पर जो फोर्स लगेगा वो तो परपेंडिकुलर ही लगेगा इसके, और वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये भी मैग्नीट्यूड में F ही होगा, IAB। और इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा मुझे ये देखना है। ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 और ये 90, सो दिस एंगल विल बी 120। तो दो फोर्सेस हैं तुम्हारे पास, एक फोर्स F और ये F फोर्स, और इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग देख सकते हैं जो नेट फोर्स होगा वो भी F के बराबर होगा। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी एक सिंगल लाइन में कर सकता हूँ, और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अब।